सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर के सरोरा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई और आग के कारण दो मंजिला इमारत गिर गई। देर रात आग पर काबू पाया गया। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विहंगम दृश्य देखिए, आग किस तरीके से पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में आग ने ले लिया और उसके बाद फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग के कारण 2 मंजिला इमारत गिर गई। देर रात आग पर काबू पाया गया। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, एक प्लास्टिक फैक्ट्री रायपुर की सरोरा में स्थित, जिसमें आग लगी और आग के बाद फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग के कारण 2 मंजिला इमारत भी गिर गई। देर रात आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जाती है। शॉर्ट सर्किट का ही है सर, जो भी है। बाकी तो प्लास्टिक फूड पैकिंग मटेरियल का मेरा व्यापार है, प्लस नॉन वन बैग की मेरी कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी। तो आग राजधानी रायपुर के उरला इलाके के सरोरा में स्थित जो सन्नी प्लास्टिक फैक्ट्री है, उसके गोदाम में आग लगी है। हम इस समय खड़े हैं सरोरा के जो सन्नी प्लास्टिक फैक्ट्री है, उसके गोदाम और फैक्ट्री में यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना भीषण आग लगी है और यहाँ पे जो दमकल के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे आग बुझाने का में मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन आग जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि आग जो काफ़ी अंदर काफ़ी बड़ा माल यहाँ पे रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये कोई जुमनानी जी की ये फैक्ट्री बताई जा रही है और इसमें पॉलीथीन बनाने का काम किया जा रहा था। और ये अभी आग कैसे लगी है पूरी तरह से अभी ये रहस्य यहाँ पे है कि आग लगी कैसे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी प्रबंधन है वो यहाँ पे दिया बत्ती करके गया था, लेकिन उसके बाद जब पूरी तरह बुझ गया था उसके बाद वो गए थे। कंपनी प्रबंधन के लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते। यहाँ पे स्टाफ रहता था? जी सर, स्टाफ रहता है ऊपर। तो अभी स्टाफ लोग कहाँ हैं? कोई फंसा तो नहीं है? नहीं, कोई देखिए, सारे स्टाफों को यहाँ पे है सर, सारे स्टाफ बाहर खड़े हैं। तो अभी तक कितनी गाड़ियाँ लग चुकी हैं अंदाजन? अभी तक 3 गाड़ी लग चुकी है सर। जी। नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान कितना हुआ? नुकसान तो सर अब हम लोग पूरा देखें समझें फिर आपको उसका जवाब दे पाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्टाफ भी रहता था, लेकिन समय रहते जो है वो यहाँ से बाहर चला गया था, तो जिसकी वजह से कोई यहाँ पे जनहानि नहीं हुई है। दमकल के कर्मचारी हैं वो आग बुझाने में लगे और करीब 3 से 4 गाड़ियाँ यहाँ पे लग चुकी। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, बीती रात जिस तरीके से ये घटना हुई और 2 मंजिला इमारत का गिर जाना, इसके आग के विहंगम होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल क्या वजह और कितना आकलन हो पाया होगा, और अगर इस तरह की आग लगी तो किस तरह की तैयारी फायर ब्रिगेड की दिखी? देखिए, जिस तरीके से ये कल देर शाम में ये एक भीषण आग लगी थी, उस पे जो अल सुबह करीब 3 से 4 बजे तक इस पे काबू पाया गया है, क्योंकि ये आग इतनी भीषण थी कि वो जो 2 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें फैक्ट्री जो संचालित थी वो भरभरा की गिरी। पहले उसके पिछला हिस्सा गिरा था, उसके बाद जो कोई दो मंजिल थी बिल्डिंग वो गिरी है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाओं की, तो वहाँ पे जिस तरीके से एक बात की जो कमी देखी गई, क्योंकि जिस तरीके से आग का जो विकराल रूप वहाँ देख रहे थे, वहाँ मौजूद जो फायर कर्मी लोग थे, SDRF के लोग थे, जो प्राइवेट कंपनियों की जो फायर दमकल की गाड़ियां थी वो लोग देख रहे थे। लेकिन जिस तरीके से और गाड़ियां जो बुलानी थी, जो बड़ी जो जैसे भिलाई से बुलानी थी या कई और गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की डोजर वगैरह उनको बुलाना था, लेकिन वहां पे कल जिस तरीके से सिर्फ 4 से 5 गाड़ियां जो आ रही थी और जा रही थी, उसके चलते ये आग जो है विकराल रूप ली है, क्योंकि वहां पे हवा भी काफी तेज चल रही थी और जिसकी वजह से ये आग बिल्डिंग जो फैक्ट्री है वो पूरी तरह से जल गई और पूरी तरह से खाक हो गई और गिर गई पूरी तरह। हमेशा इस तरह की घटनाओं के बाद तहसीन ये सवाल उठता है कि प्रबंधन की ओर से क्या तैयारी थी, फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से तैयारी क्या थी, क्योंकि प्लास्टिक की फैक्ट्री तो जाहिर सी बात है कभी न कभी इस तरह की घटना हो सकती थी।
देखिए, जिस तरीके से वहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पे ये फैक्ट्री प्लास्टिक फैक्ट्री थी, वहाँ पे पॉलिथीन बनाने का काम किया जाता था। तो वहाँ पे जिस तरीके से ऐसी फैक्ट्रियों में व्यवस्थाएं तो होती हैं, लेकिन एक वो नाम मात्र के एक सिलेंडर रख दिया जाता है जो कि पर्याप्त नहीं होता है। और ये जिस तरीके से जो फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी जो कभी कभी अगर चेक भी करते हैं तो उसमें वो सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे उसको दिखाया जाता है कि ये रखा है, जबकि उस जो फैक्ट्री का जो क्षेत्रफल होता है उसके हिसाब से वो बहुत कम उपकरण होता है। तो इस तरीके से अगर जो फायर ब्रिगेड जो है अगर इस तरीके की फैक्ट्रियों पे कार्रवाई करे और इस तरीके के जो निरीक्षण करे समय समय पे, निश्चित तौर पे इस तरीके की जो बड़ी घटनाएं हैं उनसे बचा जा सकता है। क्योंकि उपकरण सिर्फ दिखाने के लिए ही नहीं रखना चाहिए, जबकि उसको बड़ा जो फैक्ट्री है उसको उसमें अगर कल को घटना होती है उसको बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए या उसमें यूज किया जा सकता है। इस तरीके के उपकरण आदमी रखेगा अगर फायर ब्रिगेड या जो जिम्मेदार प्रबंधन है वो उस पर कार्रवाई करे तो। लेकिन कल जिस तरीके से ये आग लगी है उसमें पूरी फैक्ट्री जो है वो जल के खत्म हो चुकी है। और लेकिन यहाँ पे एक ये बड़ी घटना ये सामने आई कि कल तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद ये आग पर काबू पाया गया। लेकिन जो फैक्ट्री है जो सनी प्लास्टिक के नाम से है, उरला के सरोरा इलाके में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और पूरी खत्म हो गई। जी बिल्कुल। और हमारे दर्शक भी तस्वीरें देख रहे हैं, बीती रात की तस्वीरें, भीषण आग की तस्वीरें, और जिस तरीके से आग लगी 2 मंजिला इमारत गिर गई। तहसीन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से तैयारियां की गई थी इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए? बढ़ते आगे, सिंगरौली के अल्मोरी में स्थित रिलायंस पावर प्लांट के कोल माइंस में बड़ा हादसा हो गया और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं एक घायल का उपचार चल रहा है। प्लांट में होल पैक वाहन और कैंपर वाहन की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें कैंपर वाहन होल पैक वाहन के नीचे आ गया। वाहन के चकनाचूर होने के साथ ही दोनों वाहन सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल जैसे ही एक्सीडेंट की जानकारी लगी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि घटना में आक्रोशित मृतकों के परिजन गेट पर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। तो वहीं कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी आक्रोश जताया, क्योंकि प्रबंधन ने 3 घंटे से भी ज्यादा का समय होने के बाद भी शव परिजनों को नहीं दिया था। विजय कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजय, फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर क्या अपडेट है? जी, ये जो पूरा मामला है रिलायंस शासन पावर का बताया जा रहा है, जहां पर कोल माइंस में चलने वाले कैंपर वाहन और होल पैक वाहन जो कि कोयला को लाने ले जाने का काम करता है, आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक व्यक्ति जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ था उसे चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया था। हालांकि अब स्थिति वहां पर शांतिपूर्ण बनी हुई है। हालांकि कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है और जो मृतक है उनके परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें हमारे बेटे तो अब नहीं मिल सकते, लेकिन हमें उचित मुआवजा दिया जाए। चलिए विजय, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोल माइंस में हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि परिजनों को उनके शव नहीं सौंपे गए। ऐसे में सवाल प्रबंधन पर उठा है। तो वाहनों की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हुई, कोल माइंस में यह हादसा हुआ। तो परिजनों ने प्लांट के गेट पर जमकर हंगामा किया। अल्मोरी के कोल माइंस में यह घटना घटी और इसके बाद भी प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया, शव परिजनों को नहीं सौंपा। मध्य प्रदेश उपचुनाव में कई मंत्री और पूर्व मंत्रियों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो कुछ के समीकरण बिगड़ गए। प्रभार वाली सीट जीतने वाले बीजेपी और कांग्रेस के मंत्री और पूर्व मंत्रियों का पार्टी में कद बढ़ा है, तो वहीं सीट जिताने में असफल रहे नेताओं को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। कांटे की टक्कर वाली सुर्खी सीट जिताने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह को दी गई थी, जो कि सफल रहा। गोपाल भार्गव मलहरा सीट जिताने में सफल रहे। सांची सीट बीजेपी ने बम्पर वोटों से जीती, इसकी जिम्मेदारी रामपाल सिंह को मिली थी। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा इमरती देवी को जिताने में सफल नहीं हो पाए। ग्वालियर पूर्व सीट और में पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के वो हवाले थी, लेकिन यहां बीजेपी की हार हुई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने ग्वालियर पूर्व सीट जिताने में महती भूमिका निभाई। जनता पार्टी के कई नेताओं को अलग अलग
को जो काम मिला उन्होंने बखूबी किया और ये संगठन की खूबसूरती है। सामूहिक नेतृत्व के साथ साथ में व्यक्तिगत जिम्मेवारी का भी अपना एक महत्व रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर धनी है कि मंत्री पद पर बैठे हों चाहे सामान्य कार्यकर्ता हों, जिनको जो काम दिया बखूबी किया। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी और हमारे पूरे संगठन ने एकजुट होकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ने 7 विधानसभा सीटें जीती भी हैं और बकाया क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों में हमारी आशा से कुछ कम परिणाम आए, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के पिता कैलाश सारंग का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। वे 86 साल के थे। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें याद करते हुए कहा कि कैलाश सारंग बीजेपी के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से बीजेपी को खड़ा किया है। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे। बता दें कि कैलाश सारंग का भोपाल के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने पर भोपाल से एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया था। भारतीय जनता पार्टी को सींचा ऐसे आदरणीय कैलाश सारंग जी बहुत दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे। मुंबई के अंदर आज उनका दुखद निधन हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 1022 मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में अब तक 1,83,057 संक्रमित अब तक पाए गए हैं। 876 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, तो अब तक 1,70,969 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो एक्टिव मरीजों की संख्या भी 9,005 है। तो 7 मरीजों की मौत के बाद अब आंकड़ा बढ़ चुका है और अब तक 3,083 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार पहुंच गया है। तो 7 मरीज की मौत से अब कुल 3,083 मरीजों की मौत अब तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है कोरोना के चलते। इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 35,000 के पार है। इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित है कोरोना से। तो छत्तीसगढ़ का भी अपडेट आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त 24 घंटे के भीतर 716 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब तक 2,10,004 संक्रमित हो चुके हैं। तो एक्टिव मरीजों की संख्या 19,275 है और पिछले 24 घंटे में 17 मौत से अब कुल आंकड़ा 2,562 हो चुका है। 782 मरीज डिस्चार्ज होने से 1,88,000 अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और दुर्ग में 46, बेमेतरा में 52, रायपुर में 92 नए मरीज मिले। तो कोरोना का अपडेट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उस लिहाज से रही। दुर्ग में 46, बेमेतरा में 52 और रायपुर में 92 नए मरीज मिले। तो कुल 716 24 घंटे में नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर खुल जाएंगे। आपको एक अहम खबर बता रहे हैं। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 50% दर्शक ही फिल्म देख पाएंगे। तो अनलॉक की प्रक्रिया के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर खुलेंगे। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 50% दर्शक ही फिलहाल फिल्म देख पाएंगे। तो इसे लेकर इंस्ट्रक्शन निर्देश जारी किया गया है कि केवल 50% टिकट ही बेचनी होगी सिनेमा घरों को। तो मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों की आज से शुरुआत होगी। गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। स्टार जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। स्टार, जिसका सभी को इंतजार था, दर्शक बड़े समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आज से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर खुलेंगे। क्या कुछ गाइडलाइन है और क्या कुछ तैयारियां हैं सिनेमा घर
की। देखिए, मनोरंजन के केंद्र हैं सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्सेस, इनको खोलने की अनुमति करीब 4 दिन पहले रायपुर कलेक्ट्रेट के द्वारा दे दी गई थी। रायपुर की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए 1 हफ्ता पहले ही आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन क्योंकि नई मूवी कोई नहीं थी और सामने दीपावली का त्यौहार था, ऐसे में कोई मूवी देखने जाता भी नहीं, इस लिहाज से मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमाघर संचालकों ने रविवार से इसे संचालित करने का निर्णय लिया था और आज से मल्टीप्लेक्सेस और सिनेमाघर दोनों खुल रहे हैं। आपको बता दूं कि रायपुर की यदि बात करें तो नए मूवीज़ के साथ साथ कुछ पुरानी मूवीज़ को भी रिलीज़ किया जा रहा है, लगाया मल्टीप्लेक्सेस में स्क्रीन प्ले किया जाएगा। और शुरुआती बुकिंग की बात करें तो कल जो हमने बात की थी कि करीब 20% तो बुकिंग मॉर्निंग के बैंड्स में हो चुकी थी, लेकिन उनको पूरा भरोसा था कि चूंकि दिवाली का त्यौहार है और अगले दिन लोग घूमने निकलते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं और ऐसे में चूंकि अभी कोरोना काल है तो बहुत ज़्यादा लोग बाहर नहीं जा रहे होंगे तो स्क्रीन्स की तरफ ज़रूर आएंगे। तो करीब 60 से 70% बुकिंग हो सकती है, ऐसा अनुमान है संचालकों का। गाइडलाइंस की जहाँ तक बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है कि सोशल डिस्टेंसिंग इसमें मेंटेन करना है, मतलब 50% टिकटों की ही वो बिक्री कर सकेंगे और उसमें जो बैठक व्यवस्था रखी जाएगी, एक सीट छोड़ के एक को बैठाना होगा। इसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र गेट पे रखना है, वो अनिवार्य किया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग होगी, साथ ही साथ हर शो के बाद पूरे मल्टीप्लेक्स को जो जहाँ सीटिंग व्यवस्था रहती है उसको पूरा सैनिटाइज किया जाना है। ये तमाम चीज़ें जो गाइडलाइंस में रखी गई और इसका स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना है। मल्टीप्लेक्सेस में तो एंट्री एग्जिट अलग ही रहती है, लेकिन इसमें भी कड़ी सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं कि एक टाइम पे एक ही शो शुरू हो और एक टाइम पे एक ही शो छूटे, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है एक साथ 2 शो यदि छूट जाते हैं तो उसकी भीड़ हो जाती है। तमाम चीज़ों से बचने के लिए कड़े गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दिए गए जिनका फॉलो करना सभी को इंतजार है। वहीं लोगों को भी काफ़ी दिनों से इंतजार था मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों का, तो आज ये देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इसमें आज पिक्चर्स या मूवीज़ देखने पहुंचते हैं यहाँ। बिल्कुल स्टार, और जिस तरीके से दीपावली पर हमने देखा लोग घरों से निकले और जमकर त्यौहार भी मनाया, ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि कोरोना का डर फिलहाल मल्टीप्लेक्स में देखने को नहीं मिलेगा, सिनेमाघरों में देखने को नहीं मिलेगा, दर्शक पहुंचेंगे, लेकिन किस तरीके का खतरा भी संभव है? देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया के तहत यदि आप देखेंगे, सबसे पहले मैं दूसरी चीज़ों पे जाता हूँ थोड़ा सी। ट्रेनें शुरू हुई तो शुरुआत में खाली थी, लेकिन बाद में उसमें भीड़ बढ़ने लगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। यही स्थिति फ्लाइट के मूवमेंट की थी, वहाँ पर भी शुरुआत में खाली थे, बाद में बढ़ने लगा। होटल्स रेस्टोरेंट्स का भी यही हाल था। तो मल्टीप्लेक्सेस में भी शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग बैंड्स में हो सकता है थोड़ा सी खाली रहे या इवनिंग में भी खाली रहे, 100% बुकिंग्स तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी 60-70% बुकिंग आ सकती है। हाँ, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में ये गियर अप पकड़ लेगा यदि जो लोगों में कॉन्फिडेंस होगा और चर्चाएं होंगी कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इसमें भी काफ़ी लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि वे सुरक्षित हैं, क्योंकि कड़े गाइडलाइंस जारी किए गए हैं मल्टीप्लेक्सेस और थिएटर्स के लिए कि कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत उनको फॉलो करना अनिवार्य रूप से है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को जब थोड़ा सी अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, तो फिर टर्नआउट यानी मूवीज़ देखने वालों की संख्या में भी इजाफा होने का पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, और दूसरे दौर के संक्रमण की बात लोग कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ स्थितियां बनती ये भी देखना होगा। फिलहाल एक अच्छी खबर यह है कि मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर खुल रहे हैं। इस चर्चा के लिए, आज जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका। बढ़ता आगे, छत्तीसगढ़ भाजपा की नए प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को बनाया गया और इस नियुक्ति को लेकर भाजपा कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा का कहना है कि डी पुरंदेश्वरी की नियुक्ति से संगठन को मजबूती के साथ ही केंद्रीय योजनाओं में बंदरबाट पर रोक लगेगी। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है, वहां मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रहे केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। डी पुरंदेश्वरी भी मोदी के पहले कार्यकाल में मंत्री रही हैं, इसलिए उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कामकाज का तरीका बारीकी से मालूम है। गैर भाजपा शासित राज्यों में विभिन्न योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार से सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा प्रभारी संगठन की है, न कि केंद्र सरकार की, इसलिए प्रभारी की नियुक्ति से जो सपना बीजेपी ने संजोए है उस पर सफल नहीं होने वाली। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी को नियुक्त किए हैं। इस रूप से आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के द्वारा केंद्रीय योजनाओं को बदलना, हितग्राहियों तक लाभ नहीं पहुंचना,
साथ ही उसका जो बंदर बांटोरा है उस पर रोक भी लगेगी। प्रभारी बदलने से भाजपा की किस्मत नहीं बदलने वाली। भाजपा यह भी याद रखे कि प्रभारी संगठन के बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रभारी की नियुक्ति को लेकर जो सपने संजो रहे हैं वे कभी सफल नहीं होने वाले। और अब बात करेंगे दीपावली पर्व की। रायपुर के कौशल्या माता मंदिर में हमर राम समिति की ओर से दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जहां 3600 दिए जलाए गए। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी मौजूद रहे। चंदखुरी में विश्व में इकलौता माता कौशल्या का मंदिर है। दीपोत्सव का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। पूरे विश्व में भगवान राम को पूजा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसी जगह है जहां उनकी माता कौशल्या माता का मंदिर है और विश्व में अकेला एक ऐसा मंदिर है जहां माता कौशल्या की पूजा होती है। सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का, साथ साथ रायपुर के लोगों का। हम खड़े हैं चंदखुरी में। रायपुर से वहाँ 15 से 17 किलोमीटर दूर है जगह। आप जो मूर्ति देख रहे हैं उसमें माता कौशल्या हैं, भगवान राम को गोद में बैठाई हुई हैं। मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं, महंत जी से ही जानकारी लेंगे इस मंदिर की क्या विशेषता है। मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर में भगवान श्री राम साक्षात बाल स्वरूप में और माता कौशल्या विराजमान है। माता कौशल्या का मायका माना जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को और ये सौभाग्य की बात है। देखिए, मान्यता है कि माता कौशल्या का जन्म चंदखुरी में हुआ था और इसलिए आज यहाँ विशेष आयोजन है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए गए हैं। 3600 दिए यहाँ पर जलाए गए हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास जी यहाँ थे। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह भी यहाँ पहुंचे थे। तमाम लोग थे। गाँव वालों ने मिलकर यहाँ 3600 से ज़्यादा दिया यहाँ पर प्रज्वलित किया है। एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। तालाब के बीच में यह मंदिर है। जलसेन तालाब इसे कहा जाता है। चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार इसे बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में विकसित कर रही है। लगभग 17 करोड़ से इसे विकसित किया जाएगा और राम वन गमन पथ जो है उसके अंडर इस प्रोजेक्ट को लाया गया। 17 करोड़ की लागत से बनेगा। बहुत ही उत्तम प्रोजेक्ट रहेगा। आज यहाँ पर विशेष दिवाली मनाई गई है। तेजी से निर्माण कार्य बन रहा है, जिसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म स्पॉट के तहत विकसित किया जाएगा। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। जशपुर में प्रभु श्री राम के वनवास काल के दौरान राम वन गमन के कई प्रमाण आज भी मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है जशपुर के बादलखोल वन अभयारण्य से लगा हुआ लिखा पत्थल। श्री राम ने वनवास के दौरान कुछ समय यहाँ पर बिताया था और यहाँ पत्थरों में श्री राम के लिखे लेख आज भी मौजूद हैं। ग्रामीणों का दावा है कि दीपावली के दिन इन लेखों में चमक आ जाती है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने जशपुर जिले में काफी समय बिताया। इसके कई प्रमाण आधा दर्जन से भी अधिक जगहों पर हैं। इन्हीं में से एक है बागीचा विकासखंड के रेंगले में बादलखोल वन अभयारण्य से सटे लिखा पत्थर। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब श्री राम वनवास खत्म कर अयोध्या लौट रहे थे, तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। बताते हैं राम भगवान वनवास निकले थे, उसी समय वहाँ कुछ दिन वास किए थे होंगे, तो इसलिए वहाँ उन्हीं का लिखा हुआ है। और लिखा हुआ दिवाली के दिन थोड़ा अच्छा चमक में आता है। लिखा पत्थर में अभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और जो भी लिखा हुआ है वो सब वो दिवाली के दिन उस दिन चमकता है। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।